जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आप फिर से हाजिर हो चुका हूं शाम को 7 बजे वाली क्लास में, जो कि आपको पता है कि ये क्लास में आपकी डेली शाम को 7 बजे होती है, जो कि एसएससी जीडी स्पेशल मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए ये शुरू कर रखा है, जिसमें आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का सेट मैं लेकर आता हूं। अगर आपके जीके जीएस में 5 से 7 क्वेश्चन कर पाते हैं 20 में से, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप ये वाला प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व करेंगे तो आप 18 से 19 क्वेश्चन करने का मैं दावा करता हूं आप 100% इतने कर पाएंगे। कम से कम आपके 15 प्लस तो आप बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। बाकी बचे दिनों में आप सिर्फ इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए, बस आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा कामगार साबित होने वाले बिल्कुल लेटेस्ट मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं, जो कि एसएससी अब के दिनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, जिन टॉपिक से या फिर जिस तरह के क्वेश्चन, वो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। वैसे अगर मैं इसके लेवल की बात करूँ दोस्तों, तो ये इसमें मैं लेवल जो है एसएससी सीरियल तक का ऐड कर रखा हूँ, लेकिन आपके एसएससी जीडी में बहुत बेहतरीन ये साबित होने वाले हैं। तो डेली शाम को 7 बजे ये अपलोड होती है, और अगर आपको मैथ की भी क्लास अटेंड करनी है तो मैथ की सुबह 9 बजे और हिंदी की 11 बजे सुबह अपलोड होती है। तो ये 3 टाइम के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली जो होने वाली अपलोड होने वाली क्लासेस हैं वो आपको सही समय पे मिल सकें, और मैं बिल्कुल विस्तृत जानकारी के साथ ये क्लासेस लेकर आता हूँ। इससे संबंधित जितनी और जानकारियाँ होंगी वो भी मैं आपको दे दूंगा, तो जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। आइए आज पहले के क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डोमिंगोज पेस, एडियोआर्डो बारबोसा, निकोलो डी कोंटी और अब्दुल रज्जाक। ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा तो मैं आपको बता दूं, निकोलो डी कोंटी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इससे संबंधित मैं आपको ये बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, और वह संगम वंश के शासक देवराय वन के समय में आया था। ये देवराय प्रथम के समय में यह आया था, जो कि देवराय प्रथम का जो कार्यकाल था वो 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक देवराय प्रथम का शासनकाल था। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि वह एक इतालवी देशाटक व अन्वेषण मतलब कि एक इन्वेस्टिगेटर था। और इसके साथ साथ जो कि मध्य युग में मुस्लिम व्यापारी के वेश में इटली से भारत, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन की यात्रा पर आया था। ये थी इसकी पूरी जानकारी। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 27वें में क्या करा, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ब्राह्मी है, पाली है, देवनागरी है और मगधी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही ए, ब्राह्मी में। मौर्य शासन अशोक के शिलालेख भारत में ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में आपको बता दें कि जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। ये तो सभी को पता है कि जेम्स प्रिंसेप ने ही जो अशोक के शिलालेख थे उनको पढ़ने की सबसे पहली सफलता हासिल की थी। और इसके साथ साथ बता दें अशोक के शिलालेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए हैं। वह प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला था आपका, तीनों भाग को मैं बता दे रहा हूँ। पहला था शिलालेख, ये एक आदेश हुआ करता था, ठीक है। दूसरा स्तंभ लेख, स्तंभों में जो लेख लिखा दिया जाता था। और तीसरा था आपका गुहा लेख। ये 3 तरह के लेख प्रस्तुत किए गए थे किसके काल में? सम्राट अशोक के काल में। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? मतलब जब ये भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था तब इसको एक दास्ता का पत्र कहा गया था। मतलब इस पूरे जो इसका वो था, मतलब पूरा अधिनियम था, तो इसको कहा किसने था? तो मैं आपको बता दूं कि इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। BR अम्बेडकर जी ने कहा था। और क्या था पूरा मामला? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियाँ थीं। तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं जब मूल संविधान में। जबकि अगर बात करें इसकी तो सरकार, जबकि आपको पता है कि संविधान लागू होने से पहले यही शासन में था, तो 1935 में ये लागू हो गया था और इसमें 321 अनुच्छेद थे और आपके 10 अनुसूचियाँ थी। इसको क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। अब उसके बाद इसको देखेंगे, अगला क्वेश्चन, कांडलापत्तन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? कांडलापत्तन पोर्ट एक पोर्ट है, कांडलापत्तन, जो कि कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कच्छ की खाड़ी में।
कांडापत्तन गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे वर्ष 1965 में निर्मित किया गया था। 1965 में इसका निर्माण किया गया था। यह बंदरगाह भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। आपको ये जानकर मतलब ये सबसे बड़ा यहाँ का जो कांडापत्तन जो पोर्ट है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह का संचालन कंडला पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वो है कि अब इसका नाम पहले कुछ और था, अब हो गया है मतलब जो पहले कांडापत्तन नाम जो था अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम से अब हो गया है। ठीक, ये इसकी नई जानकारी। अब इसके आगे बढ़ेंगे, 30वां क्वेश्चन देखेंगे। 30वें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है। ये सारे वन हैं, तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि मैंग्रोव वन होते हैं, सदाहरित वन होते हैं, पर्णपाती होते हैं, शंकु वृक्षी होते हैं। ये चारों वन के नाम हैं। अब ये आपको बताना है कि कौन से जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होते हैं। तो 30वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो मैंग्रोव वन जलाक्रांत क्षेत्रों में ये विकसित होते हैं, यह वन मुख्यतः ज्वारीय संकरी खाड़ी, पंक मैदानों व ज्वरनदमुख के तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। भारत में ये वन दक्कन पठार के जलाशय, दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के लैगून और राजस्थान व गुजरात के कच्छ के खारे जलवारे वाले क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डेल्टाई आर्द्र भूमि तथा अन्य मीठे व खारे जलाशयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को दलदली या ज्वारीय वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों व सुनामी के समय तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। तो ये इसके पीछे का पूरा मामला। अब उसके बाद 31 की तरफ बढ़ेंगे और 31 में देखेंगे कि नाग, तीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं। इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो सकता है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हों, अधो हिमालय, पार हिमालय, उच्च हिमालय और निम्न हिमालय। नाग, तीबा और महाभारत ये पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं। तो 31 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न हिमालय, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाग, टिब्बा व महाभारत पर्वत श्रेणियाँ निम्न या लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। लघु हिमालय का विस्तार वृहद हिमालय के दक्षिण में है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। समझ गया। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत व दार्जिलिंग इसी श्रेणी में है। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। कश्मीर में मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में पयार। समझ गया। अब उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। 32 का देखेंगे। 32 में कह रहा ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं पश्चिम अटलांटिक अपवाह, उत्तर अटलांटिक अपवाह, दक्षिण अटलांटिक अपवाह, प्रतिविषुवतीय अपवाह। 32 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण अटलांटिक उपवाह। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहते हैं। जब 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप ब्राज़ील व फॉकलैंड धाराएं पछुआ पवनों के प्रभाव में आती हैं तो समुद्री धारा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगता है। इसे पश्चिम वायु प्रवाह यानी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के समीप प्रवाहित होने वाली इस ठंडी धारा को अंटार्कटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब उसके बाद 33 देखेंगे कि राज्य की व्यवस्थापिका में कौन शामिल नहीं होता है। तो राज्य की जो व्यवस्थापिका होती है इसमें राज्यपाल नहीं शामिल होता है, विधानसभा या फिर विधान परिषद या फिर राष्ट्रपति। इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो 33 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये राज्य की व्यवस्थापिका में इसका किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होता, वो है राष्ट्रपति। राज्य की व्यवस्थापिका में राष्ट्रपति शामिल नहीं होता, जबकि राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद राज्य व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य व्यवस्थापिका की केंद्रीय व प्रभावी भूमिका होती है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का संगठन, कार्यकाल, शक्तियों और विशेषाधिकार के विषय में प्रावधान किया गया है। इसके आगे बढ़ेंगे। 34 क्वेश्चन नंबर देखेंगे और 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रमुख कार्य राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा आवश्यक सुझाव देना है। 34 के अंदर देखेंगे तो योजना आयोग है या फिर अंतर्राज्यीय परिषद है या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद है या फिर वित्त आयोग है। तो ये तो वित्त आयोग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर योजना आयोग भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही,
तो 34 का अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना व आवश्यक सुझाव देना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 यानी आर्टिकल नंबर 263 में इसका प्रावधान दिया गया है। और ये प्रावधान है कि अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों व संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। क्लियर है? अब इसके आगे बढ़ेंगे। 35 देखेंगे। 35 में क्या कह रहा है? 35 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक डैश डैश करके खाली स्थान है, क्षेत्र में वे उद्यम या कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। इसका ऑप्शन बताना है 35 का कौन सा होगा। तो 35 का जो हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा, संगठित। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम या कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब उसके आगे बढ़ेंगे। 36 में कह रहा है प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है। 36 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित किया गया है। समझ गए? 36 का ए हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आज के आपके प्रश्न। तो इन प्रश्नों के आधार पर आप एसएससी जीडी में आप समझ लीजिए कि ये जो लेवल इसमें मैंने दिया है आप लोगों को, ये वो लेवल हैं जो ऐसे प्रश्न तभी आपसे छूटने लगते हैं और आप कर नहीं पाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आ रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ऐसे साबित होंगे कि जो आपको सिलेक्शन दिलाने में बिल्कुल आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मैं डेली शाम को 7 बजे ये क्लासेस लेकर आता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग इसको डेली ज्वाइन करें। और सुबह 9 बजे की क्लास जो होगी वो आपकी होती है मैथ की, और शाम फिर 11 बजे ही मैं सुबह लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी आपके सिलेक्शन के लिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।